इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मांग के नियम पर ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तक की जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने मांग के बारे में पढ़ा, मांग क्या है, क्यों होती है, कीमत के बारे में पढ़ा कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मांग की जो मात्रा है यूनिट्स है वो कम हो सकती है, कम होती भी है। अब मांग का नियम अप्लाई क्यों होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मांग का नियम अप्लाई क्यों होता है, मांग का नियम क्यों लागू होता है। इसे 2-3 रूपों में बताया जा सकता है कि मांग का नियम अप्लाई क्यों होता है, मांग का जो ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है, झुकता हुआ क्यों होता है, दाहिनी और नीचे की ओर क्यों झुकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मांग के नियम का जो ढाल है वो झुकता कैसे, मांग का नियम आखिर अप्लाई क्यों हुआ है। अभी एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है जिसमें लिखा गया है कीमत और दूसरी तरफ लिखी गई है मांग। कीमत तो रुपये में है और मांग यूनिट में है। ये यूनिट का मतलब है मांग की जाने वाली इकाइयों की संख्या। अब इस एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। देखिए अभी एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है जिसमें लिखी हुई है कीमत और उसकी मांग की यूनिट। कीमत अगर किसी वस्तु की 10 रुपये है तो उसको हम 50 यूनिट खरीद रहे हैं, कीमत 20 है तो उसकी 40 यूनिट खरीद रहे हैं, 30 है तो 30 यूनिट खरीद रहे हैं, 40 है तो 20 यूनिट खरीद रहे हैं। इस एग्जाम्पल जैसे पहले भी बताया था, कीमत बढ़ने पर मांग की जो यूनिट्स है वो हम कम परचेज करेंगे, कम उसका उपयोग करेंगे। ग्राफ में इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं वो देखें। एक एक्स बार पर हम लिखते हैं कीमत और वाई साइड में हम लिखते हैं वस्तु की मांग। 0 से इस ग्राफ को शुरू किया गया है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 20, 30, 40, 50 जो यूनिट्स यहाँ पर फिट की जा सके। अगर वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो हम यूनिट यूज़ करेंगे 50। यहाँ से कीमत 10 और यूनिट हो गई 50, वहाँ एक डॉट लगा दिया गया। कीमत 20 है तो यूनिट हो जाएंगी 40, 20 पर 40, 30 पर 30 और 40 पर 20। तो ये जो ग्राफ है ये झुकता हुआ आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। ये हमारा जो ग्राफ है वो मांग वक्र कहलाता है। ये दाहिनी और नीचे की तरफ झुकता हुआ जाता है। लेकिन ये जो मांग वक्र है ये किसी अक्ष को टच नहीं करता क्योंकि किसी वस्तु की कीमत 0 नहीं होगी। अगर 0 हो जाती है वस्तु की कीमत तो मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु की कोई ना कोई कीमत रखी गई है तो उसकी मांग 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर मांग ही 0 कर दी गई किसी भी कारण से तो मांग के नियम की हम चर्चा ही करना बेकार हो जाएगा। तो मांग का नियम क्यों क्रियाशील होता है, सबसे पहले शुरुआत की जाती है उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। शुरुआत में हमने आप लोगों को बताया था कि उपयोगिता ह्रास नियम अप्लाई होता है। निरंतर उपयोग करने पर प्रत्येक वस्तु की जो उपयोगिता है वो घटती हुई दर से प्राप्त होती है। जब उपयोगिता ह्रास नियम चलता है, जब हम वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो उपयोगिता कम प्राप्त होगी। उसी तरीके से जैसे जैसे ये उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि वस्तु की उतनी ही इकाइयाँ क्रय की जाती हैं जबकि वस्तु की कीमत में कमी होगी, अतः वस्तु की कीमत जितनी कम होगी मांग भी उतनी अधिक होगी। प्रतिस्थापन प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है इसका अर्थ है कि वह वस्तु अपनी स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो गई है। दो वस्तु हैं पैरेलल, अगर एक वस्तु की कीमत कम हो रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति उस महंगी वस्तु पर इन्वेस्ट ना करके, महंगी वस्तु को ना खरीद करके सस्ती वस्तु खरीदेगा। तो मांग की क्रियाशीलता के कुछ नियम हैं जो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले में है, इनको नोट करेंगे, याद रखेंगे। कुछ अपवाद भी हैं कि मांग के नियम को क्यों अप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं। प्रतिष्ठा सूचक का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड बना होता है, एक समाज में उन लोगों का रुतबा होता है कुछ वस्तुओं को खरीदने वालों का कि अगर वो महंगी भी हो जाएं तब भी उनकी मांग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे गोल्ड, हीरे जवाहरात, महंगी कारें आदि, वो जितनी महंगी होंगी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा उनको खरीदना पसंद करते हैं। भविष्य में कीमतों में परिवर्तन, कई बार क्या होता है कि ये लगता है अफवाह हो जाती है या किसी भी तरीके से लगता है कि जैसे भविष्य में इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने वाली है, तो भविष्य को ध्यान में रख करके व्यक्ति उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते, भले उनके मूल्य में वृद्धि हो या ना हो। एक गिफिन पैराडॉक्स है, गिफिन का विरोधाभास। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, गिफिन का विरोधाभास क्या होता है। इसमें बताया गया है कुछ वस्तुएं घटिया श्रेणी की होती हैं और उन्हीं के पैरेलल कुछ अच्छी वस्तुएं होती हैं। सुने ध्यान से। मांग के नियम का महत्वपूर्ण अपवाद गिफिन वस्तु हैं। प्राय निम्न कोटि की वस्तुओं अथवा घटिया वस्तुओं को गिफिन वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए मांस की तुलना में ब्रेड, देसी घी की तुलना में वनस्पति घी और गेहूं की तुलना में बाजरा निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। दो तरह की वस्तु हैं, उपभोग दोनों का होता है, एक उच्च कोटि की है और एक हल्की वस्तु है।
गिफिन के अनुसार निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अगर घटिया वस्तुओं का मूल्य कम होता है, घटिया वस्तुओं की सस्ती होती हैं, तो लोग घटिया वस्तु को क्यों खरीदेंगे ज़्यादा, जबकि उनके पास पैरेलल सेम टाइम पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो गिफिन का विरोधाभास ये कहता है कि जहाँ दो एक जैसी वस्तुएं हैं और एक घटिया है एक अच्छी है, तो जो घटिया वस्तु है उसका मूल्य अगर कम भी कर दें तो लोग उस बची हुई आय का जो अच्छी वस्तु है वहाँ खरीदने में प्रयोग करेंगे। अर्थात घटिया वस्तुओं को अगर मूल्य में कमी भी लाई जाए तो लोग उनकी मांग ज़्यादा नहीं करेंगे, वो उस बची हुई आय से अच्छी वस्तु ही खरीदना पसंद करेंगे। मांग के नियम के अपवाद के बाद अब आगे बढ़ते हैं। मांग कितने प्रकार की होती है, कीमत आय, मांग आय, थ्योरी का टॉपिक है, इसे आराम से आप लोग समझ सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है मांग की लोच। मांग की लोच को समझने के लिए सबसे पहले आप समझेंगे, यहाँ डिस्प्ले में दिया भी गया है, मांग की लोच या मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ है। अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु की कीमत प्लस या माइनस होने पर सेम टाइम में वस्तु की मांग की जो यूनिट है वो माइनस या प्लस होगी। अब मांग की लोच हमें ये बताती है कि कितना मूल्य कम ज़्यादा हो और कितनी मांग कम ज़्यादा उससे होगी। देखें पढ़ें, मार्शल ने इसका प्रतिपादन किया था। मार्शल ने बताया था कीमत लोच के बारे में, मांग का नियम यह तो बता देता है कि वस्तु का मूल्य कम या ज़्यादा होने पर उसकी मांग ज़्यादा या कम हो जाती है, लेकिन मांग का नियम ये नहीं बताता कि कितना मूल्य बढ़ने पर कितनी मांग कम होगी या कितना मूल्य कम होने पर कितनी मांग बढ़ेगी। इसको हम लोच से प्रतिपादित करते हैं। मांग की लोच अथवा प्रतिक्रिया किसी बाजार में इसके अनुसार कम या अधिक होगी कि मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से मांग कम या घटती है। मांग की लोच के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मांग की लोच का मतलब है वो परिवर्तन जो हमें ये बता सके कि मूल्य में कितना परिवर्तन हो और उस अनुपात से फिर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो मांग बटे मूल्य, मांग की लोच का जो फार्मूला है वह है मांग बटे मूल्य। इन दो शब्दों को आपको याद रखना, मांग बटे मूल्य। आगे से पूरा करते हैं, में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच समझने का जो फार्मूला है वो है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। परिवर्तन का क्या मतलब है, अभी आपको हमने जैसे बताया था कि मूल्य में कम या ज़्यादा परिवर्तन होगा, वो किस अनुपात में होगा उसके बारे में देखिए। एक सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर लिखे गए हैं मांग की लोच के प्रकार। आपको इस क्रम में याद करने हैं, लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। हमारी जो बुक में क्रम है, जो सीक्वेंस है वो इससे थोड़ा सा डिफर है, लेकिन आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकें उसके हिसाब से आप इन क्रम में मांग की लोच को याद करेंगे। लोचदार, अधिक लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। अब एक एक करके इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मांग वास्तव में है क्या। देखिए, आपसे पहले आपने एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर मूल्य कम या ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से मांग की मात्रा को उपभोक्ता कम या ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर देगा। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है और हम उसकी 200 यूनिट प्रयोग कर रहे हैं, मूल्य 10 रुपये है और हम उसकी 200 यूनिट को प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर मूल्य बढ़ जाए तो हम क्या काम करेंगे, क्या अभी भी हम उतनी क्वांटिटी खरीदेंगे? नहीं, अब हम उसकी कम क्वांटिटी खरीदेंगे। कितनी कम खरीदेंगे ये कुछ भी हो सकता है, उसी को समझने के लिए हम इलास्टिसिटी के टॉपिक पर आए हैं। समझिए का एग्जांपल हम देते हैं कि अब मूल्य ज़्यादा होने के कारण डिमांड, जो उसकी क्वांटिटी है, वस्तु की जो मात्राएं हैं वो हम कम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मूल्य बढ़ा तो मांग की मात्रा कम हो गई। अब इसको लेकर के जाते हैं यहाँ इस प्रतिशत परिवर्तन में। प्रतिशत परिवर्तन निकालने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, मांग बटे मूल्य। ये तो हम लिखेंगे ही, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालना है वो जरा ध्यान से देखें। मांग को
लिखेंगे क्वांटिटी के रूप में, क्योंकि मांग हम इकाइयों के रूप में करते हैं। जो ये हम खरीद रहे हैं 200 या 100, ये क्या चीज़ है? ये यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटी है। तो मांग की मात्रा को हम क्वांटिटी में और वस्तु के मूल्य को हम प्राइस में डिफाइन करते हैं। फार्मूला बताता है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन पहले निकालना है। तो प्रतिशत परिवर्तन किस तरीके से निकलता है? पहले जितना क्वांटिटी थी और अब जितनी क्वांटिटी होगी उसके अंतर को हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार, डेल्टा क्यू, क्योंकि ये मांग है, मांग को हम लिखते हैं क्वांटिटी से, डेल्टा क्यू बटे क्यू। पहले मात्रा कितनी थी? ये तो हो गया मांग में प्रतिशत परिवर्तन। अब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन जितना अंतर आता है उसको लिखेंगे प्राइस बटे पुराने वाला प्राइस। इस तरीके से एक फार्मूला हम लोगों के पास आता है, डेल्टा क्यू बटे क्यू, फिर मेन बटे आएगा डेल्टा पी बटे पी। अब ये जो बटे वाली फिगर है इनको व्यवस्थित क्रम से अगर हम रखें इस प्रकार, इस प्रकार हमने लिखा डेल्टा क्यू बटे क्यू पूरे बटे डेल्टा पी बटे पी। एक बार फिर दोबारा समझ लें, डेल्टा कहाँ से है? डेल्टा का मतलब होता है अंतर कितना आया। जैसे यहाँ 10 था 20 हो गया, कितना अंतर हुआ है? 20 में से 10 घटा करके देख ले, 10 का अंतर आया। ये 200 था, ये 100 हुआ, अंतर कितना आया है? 100 का। अगर मैं आपसे कहूँ एक जगह 6 लिखा हुआ और एक जगह 8 लिखा हुआ है, तो इनके बीच का जो डेल्टा अंतर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेल्टा शब्द यहाँ पर डिफाइन हुआ। इस डिवाइडेशन को सही व्यवस्थित क्रम पे अगर हम लगाएंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बनेगा डेल्टा क्यू पी, इसके साथ ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं कि मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच क्या होती है? मांग बटे मूल्य, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन को कैसे डिफाइन करेंगे? केवल प्रतिशत परिवर्तन को। प्रतिशत परिवर्तन का अर्थ होता है वो परिवर्तन जितना अंतर आया पहले में और अब में, उसको डेल्टा से डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने बताया 6 और 8, इनका डेल्टा क्या होगा? 2 कहलाएगा, क्योंकि इनमें जो चेंज आया है वो 2 यूनिट का चेंज आया है, बटे क्यू पहले से जो क्वांटिटी थी, पुराने वाली क्वांटिटी। इसी प्रकार मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन, पहले डेल्टा पी, डेल्टा का मतलब दोनों का अंतर, बटे जो पुराने वाला प्राइस था, पहले वाला प्राइस था, वो लिखा जाएगा। इसको व्यवस्थित क्रम से करने पर हमारे पास ये अथवा ये एक फॉर्मूला आता है जिससे हम निकालेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो हमने मांग की लोच के आपके सामने 5 एग्जाम्पल रखे हैं। ये पांचों एग्जाम्पल क्या हैं, एक एक करके इनकी डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मांग की लोच के 5 प्रकार के बारे में। सबसे पहली मांग की लोच है लोचदार मांग। बड़ी सिंपल और आसान सी परिभाषा इसकी है, जितना प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मूल्य में होता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन अगर वस्तु की मांग में हो तो वह एक लोचदार मांग कहलाती है। एक बार फिर सुन लें, जितने प्रतिशत परिवर्तन मांग के वस्तु के मूल्य में होता है, जितने प्रतिशत 10%, 20%, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उतना ही प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मांग में यूनिट्स में होता है। उसके जितना मांग और मूल्य में इक्वल प्रतिशत चेंज आता है, तो ऐसी दशा में जो मांग होगी वो लोचदार मांग होगी। ठीक है, इसे इकाई लोचदार मांग। हर एक मांग की लोच के 2-2 नाम है। यहाँ हमने जो प्रचलित नाम है वो लिखे हैं। जब आप इनको नोट्स के रूप में लिखेंगे तो इनके जो पूरे नाम है वो आप लोग लिखेंगे। यानी कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। देख, लोचदार मांग वह मांग होती है, देखिए इस एग्जाम्पल से इसको दोबारा समझ लेंगे। लोचदार मांग वह मांग होगी जहाँ मूल्य और मांग में इक्वल प्रतिशत चेंज होगा। देखिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं लोचदार मांग और मूल्य में क्या अंतर है। यहाँ मूल्य 10 है, मांग 20 है, और मूल्य 20 है तो मांग 10, यानी इक्वल चेंज, परसेंटेज चेंज दोनों में इक्वल आएगा।
अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन 10% है तो उसके मूल्य में भी 10% का चेंज, अगर इक्वल प्रतिशत चेंज दोनों में आता है। देखेंगे लोचदार मांग मूल्य में और सबसे पहली मांग है लोचदार मांग, अगर मूल्य और मांग में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल हो तो वो लोचदार मांग कहलाती है। इसकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 के बराबर होती है। एग्जाम्पल से समझिए, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा मांग में प्रतिशत परिवर्तन और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, अगर कहीं दे रखा है कि एक वस्तु ए है, मूल्य में 10% परिवर्तन हुआ, तो 10% परिवर्तन होने से उसके मांग की मात्रा में भी 10% चेंज अगर हो जाता है तो वो लोचदार मांग कहलाती है। क्लियर होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं अधिक लोचदार और बेलोचदार मांग की तरफ। नॉर्मली ये दो मांग ही हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल में मैंने लिखा है मूल्य में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन इक्वल प्रतिशत। इसको प्रतिशत में अगर मैं कन्वर्ट करूं, अगर मूल्य में 10% चेंज हुआ प्लस या माइनस में, तो उसकी मांग की क्वांटिटी में भी 10% चेंज हो जाएगा माइनस या प्लस, तो ये कहलाएगी लोचदार मांग। इसका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 कहलाएगा। इलास्टिसिटी मांग की जो लोच है, डिमांड की जो लोच है वो 1 के इक्वल होगी। इसको 1 कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अधिक लोचदार मांग। वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है। कीमत में तो परिवर्तन होगा कम, बहुत थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन मांग में एकदम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इस दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है। जैसा कि डेफिनेशन में बताया, एक बार फिर सुन लें। मांग में परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा होता है, अर्थात कीमत में परिवर्तन तो कम होगा। किसी वस्तु का मूल्य है 10 रुपये और घट करके या बढ़ करके केवल 12, मात्र 2 रुपये का अंतर आया, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज एकदम से आ जाता है। थोड़े से मूल्य के अंतर से लोग बाग उस वस्तु को बहुत ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे 10 रुपये, इसको माइनस में एग्जाम्पल देते हैं। जैसे किसी वस्तु का एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है और वो घट करके 8 रुपये हो गया, यानी कि थोड़ा सा मूल्य में परिवर्तन मात्र 2 रुपये का हुआ, तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन हो जाता है। जैसे 10 रुपये पर कोई वस्तु 50 खरीदी जाती है, लेकिन जैसे ही उसका मूल्य मात्र 2 रुपये कम हुआ तो उसकी डिमांड एकदम से 200 बढ़ जाए। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति कि मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैसे परिभाषा में लिखा है, मांग में परिवर्तन, डिमांड में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में अधिक लोचदार मांग, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर यहाँ पर आपको समझाया गया है। नेक्स्ट होती है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग की डेफिनेशन समझें। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना के अनुपात में बहुत कम होता है, यानी इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है, अर्थात मूल्य बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए तब भी मांग बहुत थोड़ी सी परिवर्तित होती है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है और घट करके वो मात्र बढ़ करके मात्र बढ़ा दिया, हमने 2 गुना कर दिया इसका रेट। कोई वस्तु 10 रुपये की है और फिर एकदम से उसका रेट 2 गुना कर दिया गया, जस्ट डबल कर दिया गया। मांग में क्या परिवर्तन हुआ, 10 रुपये की कोई वस्तु थी और उसको 100 यूनिट 100 क्वांटिटी में खरीदा जाता था, लेकिन मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद भी, मूल्य उसका 2 गुना बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड में बहुत मामूली सा अंतर आता है, उसकी मांग में बहुत कम अंतर आता है। तो ऐसी मांग की लोच को बेलोचदार मांग कहेंगे। जहां पर मूल्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने के बाद भी मांग में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आता है, उसको
बेलोचदार मांग कहेंगे। अब व्यवहारिक रूप से जो 3 मांग की लोच है यही प्रैक्टिकली दिखाई देती हैं। सबसे पहली तो वो कि जितना मूल्य में परिवर्तन हो जाए उतना ही मांग में परिवर्तन हो जाए, इक्वल इक्वल चलता रहे, लोचदार मांग कहलाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 होता है। अब दूसरी है अधिक लोचदार मांग, मूल्य में बहुत हल्का सा परिवर्तन होगा लेकिन मांग एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्मली विलासिता की वस्तुओं में ये मांग देखने को मिलती है। जैसे आज सोने का जो रेट है वो 50,000 है, अगर ये एकदम से कम हो जाए 45,000, मात्र 5,000 का अंतर आए, तो जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि सोना 5,000 रुपये कम हो गया तो एकदम से बहुत लोगों की भीड़ सुनार के पास पहुंच जाएगी। उसी तरीके से जैसे मोटर वाहन, कार आदि का जो मूल्य है, विलासिता की वस्तु है उनका जो मूल्य है, अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो ग्राहकों की संख्या, खरीदने वालों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाता है। तो वो होती हैं विलासिता की वस्तुओं में ज़्यादातर ये लोच देखने को मिलती है। उसके बाद बेलोचदार मांग, मूल्य में बड़े बड़े परिवर्तन होने पर भी मांग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। ये आवश्यक वस्तुओं में इस तरह की मांग देखी जाती है। जैसे नमक है, अगर नमक का रेट 2 गुना या 3 गुना भी बढ़ जाए तो क्या हम नमक खाना बंद कर देंगे? नहीं, हमें उसका उपभोग करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर बेलोचदार मांग देखने को मिलती है कि अगर अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी हो या कमी भी हो, जैसे जीवन रक्षक दवा है, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो डेली 1 कैप्सूल लेता है और वो 100 रुपये का है, अगर वो कैप्सूल 10 रुपये का मिलना शुरू हो जाए, सस्ता हो जाए, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए, तो क्या वो 4-4, 5-5 कैप्सूल खाना शुरू कर देगा? नहीं, उसकी जो डिमांड है केवल 1 ही कैप्सूल की थी और उसी की उसकी रहेगी। तो यहाँ पर बेलोचदार मांग देखने को मिलती है। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना कम होता है या ज़्यादा होता है, यहाँ लोचदार, अत्यधिक लोचदार मांग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको डिमांड बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये होती है ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, इकाई से ज़्यादा होती है अधिक लोचदार मांग की लोच। और बेलोचदार मांग में होती है इलास्टिसिटी ऑफ ड्राइव 1 से छोटी, इकाई से कम, अर्थात मूल्य में बड़े बड़े परिवर्तन होने पर भी मांग में थोड़ा परिवर्तन होता है। थोड़ा परिवर्तन का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड छोटी होती है। यहाँ मूल्य में बड़े परिवर्तन ना होने के बाद भी, छोटा सा परिवर्तन होने के बाद भी मांग में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ी होती है यूनिट से, और यहाँ इक्वल चलता है। अब ये तो 3 व्यवहारिक मांग की लोच हैं, लेकिन ये जो 2 अव्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये दोनों मांग की लोच देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी थ्योरी निकल सकती है। वो क्या निकल सकती है कि मूल्य में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत हल्का सा मामूली सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पूर्णतः लोचदार मांग की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। पूर्णतः लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन हो, यानी यहाँ तो मूल्य में थोड़ा परिवर्तन हमने दिखाते, लेकिन अगर इतना भी ना हो, मूल्य में कोई चेंज ना हो, अगर किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन हो अर्थात बिल्कुल परिवर्तन न हो, तब भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए। मूल्य में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर रहे हैं, मूल्य जितना था 10 उतना ही है 10, लेकिन मांग ऑटोमेटिक कम हो गई या ज़्यादा हो गई, ये 20 से बढ़ करके 80 हो जाए, या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ये तो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। वहाँ ऐसी स्थिति में पॉइंट 4 आता है हमारा पूर्णतः लोचदार मांग। मूल्य में कोई परिवर्तन हुए बिना भी, नगण्य परिवर्तन हुए बिना भी मांग अपने आप फ्लक्चुएट होनी शुरू हो जाए, मांग अपने आप बढ़नी या घटनी शुरू हो जाए। तो मांग या तो बढ़ेगी या घटेगी, यानी अनंत तक बढ़ जाएगी, अनंत तक घट जाएगी, मूल्य कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है अनंत इक्वल टू इन्फिनिटी, कितनी भी हो सकती है कम, कितनी भी हो सकती है ज़्यादा। और वहीं डेफिनेशन पूर्णतः बेलोचदार की जो डेफिनेशन निकलेगी बेलोचदार में से निकल जाएगी। बेलोचदार मांग क्या कहती है कि मूल्य में बड़े बड़े परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन ना हो। तो वहीं से निकल करके आता है पॉइंट 5, मूल्य में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मूल्य 10 था, बढ़ करके 20 हो गया, लेकिन मांग पहले भी 5 थी, अब भी 5 है। समझे? बेलोचदार मांग से निकल करके आता है पूर्णतः बेलोचदार मांग, और लोचदार मांग से निकल करके, अधिक लोचदार मांग से निकल करके आता है पूर्णतः लोचदार मांग। एक बार फिर डिफाइन कर दे रहा हूं मैं,
लोचदार मांग वह होती है जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ ड्राइंग डिमांड एक होता है, अर्थात मांग और मूल्य में इक्वल प्रतिशत चेंज होता है। 5 का प्रतिशत चेंज वहाँ हुआ, 5 का है। जैसे हमने एग्जांपल दिया 10% मूल्य कम ज़्यादा होने पर मांग 10% कम या ज़्यादा हो जाए तो लोचदार मांग। नॉर्मल बहुत कम वस्तु में ऐसा देखने को मिलता है। नॉर्मल प्रैक्टिकली में होती हैं ये दोनों मांग ज़्यादातर। अधिक लोचदार मांग क्या होती है? अधिक लोचदार मांग की परिभाषा सुने, मूल्य में कम परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए तो अधिक लोचदार मांग कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, मूल्य 10 से केवल 8 हुआ, मात्र 2 रुपये का छोटा सा अंतर आया, लेकिन मांग एकदम से बढ़ करके 50 से 200 बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई, कहलाती है अधिक लोचदार मांग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है 1 से ज़्यादा, जो कि मांग में ज़्यादा अंतर हो रहा है, 1 से ज़्यादा। बेलोचदार मांग कहलाएगी मूल्य में बड़े परिवर्तन होने पर भी डिमांड में एक छोटा सा परिवर्तन आए। मूल्य 10 से 20 हो गया, यानी कि जस्ट डबल हो गया, लेकिन मांग वहीं 100 से मात्र हल्की फुल्की कम हुई है, 95 हुई है, तो बहुत कम अंतर हुआ है, कहलाती है बेलोचदार मांग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी 1 से कम। डिमांड में छोटा परिवर्तन हुआ है इसलिए 1 से कम। अब 2 अनप्रैक्टिकल भी हैं यहाँ पर। पूर्णतः लोचदार मांग ये निकल करके आएगी इससे, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहां हम कह रहे थे मूल्य में कम परिवर्तन हुआ, कम को और कम कर दिया, 0 कर दिया। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी मांग में परिवर्तन हो जाए तो पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है, अनंत तक ये जाती है। और बेलोचदार से निकल कर आएगी पूर्णतः बेलोचदार। वहां हम क्या कह रहे थे कि मूल्य में परिवर्तन होने पर भी मांग में कम परिवर्तन हुआ, मांग में छोटा सा परिवर्तन हुआ, तो छोटे से शब्द को कर दिया 0 तक। मूल्य में चेंज होने के बाद भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह कहलाएगी पूर्णतः बेलोचदार मांग। निकालने के फार्मूले वही हैं जो आपको बताए गए थे।